बेबी डॉल तू सोने की। नियति बचपन से कोमल और नाजुक सी लड़की थी। मायके में मजाल है कि कभी कोई काम किया हो। एक रोज अरुण सुधा से कहता है, सुधा ये सब क्या है? नियति को घर का एक काम नहीं आता। अब बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो गई है। उसे घर के काम सिखाओ। एक गिलास पानी तक उससे उठाकर पिया नहीं जाता। यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन ससुराल में कैसे चलेगा? वहाँ कोई कुछ काम बोल देगा तब क्या करेगी? आप फिक्र मत कीजिए, वक्त अच्छे अच्छों को सुधार देता है। अपनी नियति भी सुधर जाएगी। ससुराल में जब काम का बोझ पड़ेगा तो सब खुद ब खुद कर लेगी वो। ऐसा ना हो कि बेटी ससुराल छोड़कर घर आकर बैठ जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। सुधा का घर नौकर चाकर से भरा पड़ा रहता है। एक रोज नियति की सहेली स्नेहा उसे कॉल करती है। नियति, मन ही नहीं लग रहा, घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। कॉलेज की छुट्टी कब तक रहेगी? अच्छा है ना कॉलेज बंद है, वरना सुबह सुबह उठ जाना पड़ता था। अरे यार, कम से कम कॉलेज के बहाने से ही हमें घूमने को तो मिल जाता था। तू मेरे घर आ जा, मैं अभी खाने वाली आंटी को बोलकर तेरे पसंदीदा फ्राइड राइस और मंचूरियन बनवाती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। नियति अपने घर में काम करने वाली एक नौकरानी को आवाज़ देकर कहती है, आंटी, ओ आंटी, ज़रा मेरे कमरे में आना तो। हाँ दीदी बोलिए। हाँ दीदी बोलिए। मेरी सहेली आने वाली है, आप उसके लिए और मेरे लिए फ्राइड राइस और मंचूरियन बना दीजिएगा। जैसे ही वो आएगी मैं आवाज़ दूंगी, आप कोल्ड ड्रिंक और पकोड़े ले आना। ठीक है दीदी। काम वाली जाने लगती है। तभी नियति की नज़र अपनी चाय पिए हुए ग्लास पर पड़ती है और नियति कहती है, आंटी एक मिनट रुको, ये ग्लास भी लेती जाओ। काम वाली ग्लास लेकर जाती है और रसोई में जाकर बड़बड़ाती है, बिटिया तो एक ज़रा हिलना भी नहीं चाहती, सब चीज़ें उसे हाथ में चाहिए। इधर नियति की सहेली स्नेहा आती है। आने के साथ ही काम वाली कोल्ड ड्रिंक और पकोड़े लेकर आती है। दीदी कुछ चाहिए होगा तो आवाज़ देना। ठीक है आंटी। काम वाली के जाने के बाद स्नेहा कहती है, अरे यार, तेरी काम वाली तो बहुत अच्छी है, एक ही बार में काम कर देती है। एक हमारी काम वाली है, दिमाग ख़राब करके रखती है, आए दिन नागा करती है और फुटानी तो इतना मारती है कि बस पूछो मत। यार हम इतना करते भी हैं, ये रहती है, इसके खाने पीने से लेकर दवाई दारू सबका खर्चा हम ही तो करते हैं। इसे पता है ना इतना कोई नहीं करेगा, इसलिए तो ये यहाँ टिकी हुई है। जो भी हो, पकोड़े ना एक नंबर बने हैं, चटनी तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी। दोनों सहेलियाँ गप्पे शप्पे मारने लगती है। थोड़ी देर बाद काम वाली फ्राइड राइस और मंचूरियन लेकर आती है। इतना सारा खाना देखकर स्नेहा कहती है, तो पागल है क्या, इतना सारा क्यों मंगवा लिया? मेरे पेट में तो जगह ही नहीं है, बस अब थोड़ा सा खाऊंगी। अरे कौन सा मैं तुझे अभी जाने दे रही हूँ, आराम से धीरे धीरे खा लेगी तू, तुझे पसंद है ना इसलिए बनवाए थे। अरे तो पहले पकोड़े क्यों खिला दिए? अरे चल ना, आराम से खा लेगी तू धीरे धीरे। नियति और स्नेहा 2 घंटे में खाती है। फिर स्नेहा बर्तन उठाकर रखने जाती है तो नियति उसका हाथ पकड़कर रोकती है। अरे यार पागल है क्या, रख, आंटी ले जाएगी। अरे मैं ना अपने झूठे बर्तन किसी से नहीं उठवाती, मैं खुद रख कर आती हूँ। अरे मैंने आज तक अपने झूठे बर्तन नहीं रखे, काम वाली आंटी ले जाती है, तू रखना, वो ले जाएगी। नियति के बार बार जिद करने से स्नेहा बर्तन वहीं छोड़ देती है। स्नेहा, तेरी आदत ना सही नहीं है, ऐसे नहीं चलता, अपने झूठे बर्तन ना खुद ही रखने चाहिए। स्नेहा चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन नियति आराम से हॉल में एसी, फैन, लाइट सब चलाकर बैठकर नाश्ता कर रही थी। खाकर अपना प्लेट वहीं छोड़कर आराम से अपने कमरे में चली जाती है। अरुण वहाँ आता है और सारे फैन, लाइट, एसी ऑफ करके कहता है, बिजली का बिल तो ऐसे ही कम नहीं आ रहा, सब लाट साहब है, चलाकर छोड़कर चले जाते हैं, बर्तन तक अपना उठाकर नहीं रखते, कैसे चलेगा ये घर। इधर नियति महारानी की तरह अपने कमरे में चली जाती है। उसी वक्त सुधा उसके कमरे में आती है। मम्मा एसी ऑन कर दो ना। सब काम माँ ही कर दे क्या? मैं तुझे समझाने आई हूँ और तू मुझसे ही काम करवा ले। मम्मा मैं सब सुनूंगी ना, आप खड़ी हो, पहले एसी तो ऑन कर दो। सुधा एसी ऑन करती है। अब तो कुछ दिनों में तेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा। तेरे पापा ना बहुत गुस्सा कर रहे थे बेटा, तू थोड़ा हाथ हिलाया कर, इस तरह से पराए घर में नहीं चलेगा,
तेरे पापा तेरे लिए लड़का देख रहे हैं। अरे मम्मा तुम भी ना, इतना टेंशन मत लो। मेरा ससुराल कोई भीख मंगों का होगा क्या, जो वहाँ मुझे काम करना पड़ेगा? वहाँ तो नौकर चाकर होंगे, और वो भी यहाँ से दुगने। जस्ट चिल मम्मा। सुधा माथे पर हाथ रखकर वहाँ से चली जाती है। ये लड़की ऐसे नहीं सुधरने वाली। अरुण सही कहते हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। दिन बीतने लगते हैं। कॉलेज खत्म होते ही नियति के लिए सब लड़का देखने लगते हैं। तभी कुणाल के घर से रिश्ता आता है और अरुण को कुणाल का परिवार भा जाता है। अरुण सुधा से कहता है, बलवीर जी का शहर में बहुत नाम है, बड़ा परिवार है, और सबको साथ में अभी तक रखना बहुत बड़ी बात है। पैसों की कोई कमी नहीं है, ऊपर से लड़का सुंदर और कमाऊ है। ठीक है, तो फिर रिश्ता पक्का कर देते हैं। मैं कल ही लड़के वाले के घर जाकर रिश्ता पक्का करके आता हूँ। अगले दिन अरुण बलवीर के घर जाकर कुणाल और नियति के रिश्ते की बात करता है। दादी, आप लोग नियति को देखना चाहते हैं तो हमारे घर आकर देख लीजिए, कुणाल भी नियति से मिल लेगा। लड़की हमने देखी हुई है, हमने जो तय कर दिया वो हम पोता मना नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुणाल से बात करनी है या उसे देखना है तो बात अलग है। अरे नहीं नहीं दादाजी, कुणाल से मैं पहले ही मिल चुका हूँ। आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। जे फिर हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझो। नियति और कुणाल का रिश्ता पक्का हो जाता है। उधर इस शादी से नियति बहुत खुश रहती है और स्नेहा से कहती है, यार मेरी शादी अगले महीने होने वाली है। शादी के बाद जिंदगी और भी आराम से कटेगी। तू लड़के से मिली? जीजू देखने में कैसे हैं? सलमान या शाहरुख जैसे बताना। अरे नहीं ना, मैंने लड़का नहीं देखा। मुझे लड़के से क्या करना है? मुझे तो ऐशो आराम भरपूर मिलेगा, और क्या चाहिए। बहुत बड़े घर में शादी कर रहे हैं पापा मेरी। तो पागल है क्या, कुछ भी बके जा रही है। लड़के से मिलना चाहिए तुझे। शादी के बाद क्या करेगी अगर लड़का पसंद नहीं आया तो? अरे कोई टेंशन नहीं ना, मुझे पता है मेरे पापा मेरे लिए हैंडसम लड़का खोज कर लाए होंगे। पता है तो दुनिया में ना एक पीस है। मैंने पहली बार देखा है कि कोई लड़की शादी से इसलिए खुश नहीं है कि उसे अच्छा दूल्हा मिलेगा, बल्कि इसलिए कि उसे काम नहीं करना पड़ेगा। ये सब छोड़, मेरी शादी में तू ना लहंगा पहनना। 1 महीने के बाद नियति और कुणाल की शादी हो जाती है। नियति बहू बनकर कुणाल के घर पहुंच जाती है। ससुराल आते ही इतने नौकर जाकर देखकर नियति मन ही मन खुश होकर खुद से कहती है, देख लिया मम्मी, मैं ना कहती थी तेरी बेटी की तकदीर बहुत बुलंद है। उसे बहुत पैसे वाला और नौकर चाकर से भरा परिवार ही मिलेगा। तभी अनामिका कहती है, बहू किन ख्यालों में खोई हुई हो? इस कुमकुम की थाली में पैर रखकर घर के अंदर आ जाओ। जी मम्मी जी। नियति घर में आती है। घर आदमियों से भरा पड़ा था। सब नियति को कुछ न कुछ तोहफे देते हैं। तब अनामिका कहती है, ये हमारे दद्दाजी हैं, इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो बेटा। इस घर में वही होता है जो दद्दाजी कहते हैं। जी मम्मी जी। नियति और कुणाल जोड़े से बलवीर के पैर छूते हैं। बस बहू रही दे, बहुत थक गवा हो, तुम दोनों आराम करो जाके। कुणाल और नियति अपने कमरे में चले जाते हैं। नियति आराम से सो जाती है। अगले दिन नियति आराम से उठती है और नहा धोकर सूट पहनकर कमरे से हॉल में आती है। नियति को देखते ही अनामिका कहती है, बहू ये क्या है? हमारे घर में नई बहू सूट नहीं साड़ी पहनती है, और पल्लू कहाँ है तुम्हारा? दद्दाजी के कमरे में नाश्ता देकर आओ। नियति के चेहरे की तो रंगत ही उड़ जाती है। वो घबराते हुए कहती है, मम्मी जी मुझे तो साड़ी पहननी नहीं आती, अब क्या करूं? अरे कुछ करना नहीं है तुम्हें, अभी तुम अपने सर पर दुपट्टा रखो और दद्दाजी के कमरे में जाकर दे आओ। कल से काम वाली तुम्हें साड़ी पहनना सिखा देगी। लेकिन मम्मी जी घर में इतने नौकर हैं, कोई भी नाश्ता देकर आ सकता है ना? बहू घर में नौकर ज़रूर है, लेकिन दद्दाजी को ये पसंद नहीं है कि घर में बहू के होते हुए कोई और उन्हें खाना दे। लो जाओ। नियति का मुंह उतर जाता है और मन ही मन वो गुस्से से चिड़चिड़ाने लगती है। सला अपने मायके में कभी किसी को एक गिलास पानी तक नहीं दिया और यहाँ नाश्ता देना पड़ रहा है। नियति पैर पटकती नाश्ता देने दद्दाजी के कमरे में चली जाती है और उसी तरह रख देती है। कभी नाश्ता लगाया ही नहीं, इसलिए नियति को पता ही नहीं कि करना क्या है। नई बहू को नाश्ता रखते देख बलवीर कहता है, बहू यही कहा है, मायके से यही सीख कर आए हो का?
बड़ी बहुरिया, अरे ओ बड़ी बहुरिया, हाँ दादाजी। ये सब का है? ऐसे कौन खाना परोसता है? अभी तो कुछ अपने मायके से सीख कर ना आई है, तुम ही सिखाए दो। जी दादाजी, मैं आपका खाना लगा देती हूँ और कल से बहू खाना परोसना अच्छे से सीख जाएगी। अनामिका नाश्ता परोस कर चली जाती है और नियति से कहती है, अब देखा ना बहू किस तरह से नाश्ता परोसा जाता है। कल से तुम्हें इसी तरह सुबह नाश्ता चाय दादाजी को देना होगा। जी मम्मी जी, अभी मुझे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तू नाश्ता अपने कमरे में जाकर कर ले और सो जा। फिर जब तेरी थकावट दूर हो जाएगी तो नीचे हॉल में आ जाना। जी मम्मी जी। अनामिका अपने कमरे में चली जाती है और नियति चिड़चिड़ती हुई रसोई में जाकर कामवाली से कहती है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा नाश्ता वहीं पहुँचा दो। बहू रानी, हम नाश्ते कमरे में नहीं भिजवा सकते, यहाँ पर अपना खाना अपने कमरे में खुद ही लेकर जाना पड़ता है। क्या? हाँ, यहाँ का यही नियम है। नियति अपना खाना लेकर अपने कमरे में जाती है और खुद ही लाइट और एसी ऑन करती है। कुछ दिनों में मैं यहाँ के सारे नियम बदल दूंगी, इस तरह तो मैं काम कर करके मर जाऊंगी। नियति खा पीकर अपना प्लेट बेड पर ही रखकर सो जाती है। शाम को जब कुणाल कमरे में आता है तब वो देखता है कि प्लेट बेड पर रखा है। कुणाल नियति से कहता है, नियति, एक प्लेट तक तुमसे उठाकर नहीं रखा गया, बेड पर छोड़ दी। अरे किसी काम वाली को बोल दो ना, उठा कर ले जाएगी। ओ मैडम, यहाँ पर काम वाली किसी के कमरे में नहीं आती जाती, खुद ही आना जाना पड़ता है। चलो जाओ, जाकर रखाओ। नियति नींद से उठकर बैठ जाती है और चिड़चिड़ाकर कहती है, जा रही हूँ, हमारे घर में ये नहीं होता, हमारे घर में वो नहीं होता। नियति बर्तन ले जाकर जोर से रख देती है। तभी एक कामवाली कहती है, बहुरानी थोड़ा धीरे, दादाजी सुन लेंगे तो सबकी शामत आ जाएगी। रसोई से एक चम्मच की आवाज़ भी बाहर नहीं जानी चाहिए। नियति चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। दादाजी नहीं कहीं के तोप हो गए, दादाजी को ये नहीं पसंद, दादाजी को वो नहीं पसंद। हाँ। अनामिका नियति को देख लेती है। बहू, कल सुबह जल्दी उठ जाना। घर की बहुएं ज़्यादा देर तक सोए ये अच्छी बात नहीं है। सुबह तो 5 बजे ही उठ जाना। नई बहू आने से दादाजी भंडारा करवाते हैं जिसमें 1000 आदमियों का खाना होता है, तो मैं सबको खाना परोसना होगा। क्या? इतने लोगों को मुझे परोसना होगा? हाँ, मैं भी जब शादी करके आई थी तो मुझे भी करना पड़ा था, तुम्हें भी करना होगा। इसीलिए आज तुम्हें सोने दे रही हूँ। मुझसे कैसे हो पाएगा मम्मी जी? जैसा सबसे होता है। नियति अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कौन से घर में शादी करवा दी है मेरी, जीना आराम हो गया है मेरा। क्या सोचा था आराम से रहूंगी, लेकिन यहाँ तो सांस भी दादाजी की मर्जी से लेनी पड़ती है। चल नियति सो जा बेटा, कल सुबह तो तुझे काम वाली बना ही देंगे ये लोग। नियति सो जाती है और अगली सुबह जल्दी से नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और हॉल में चली आती है। नियति को देखकर दादाजी कहते हैं, सब लाज शर्म अपने मायके में रख कर आई हो बहुरिया, घूंघट कहाँ गवा? बहू, घूंघट लेने को कहा था ना तुम्हें। वो आदत नहीं है ना मम्मी जी, इसलिए भूल गई। नियति जल्दी से घूंघट लेती है और सब मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर में पहले 2 घंटे तक पूजा होती है। पूजा में बैठी नियति की भूख से हालत खराब हो जाती है। बहुत जोरों की भूख लग रही है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। साइड से जाकर कुछ खा कर आती हूँ। नियति धीरे से साइड से उठने लगती है। तभी दादाजी देख लेते हैं। पूजा से कोनो नहीं उठे, जो उठी वो सीधे घर से बाहर ही जाई। सब सब्जी की नाई समझी तो कोना दूसरा भाषा में समझाई। दादाजी की आवाज़ सुनकर नियति फिर से बैठ जाती है। पूजा खत्म होती ही भगवान को भोग लगता है। नियति अनामिका से कहती है, मम्मी जी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मैं थोड़ी सी खिचड़ी खा लूँ फिर सबको परोस दूंगी। नहीं बहू, तो पगला गई है क्या? पहले सब कोई खा लेंगे, उसके बाद ही तू खा सकती है। अगर दादाजी ने देख लिया तो तू तो गई, तेरे साथ साथ हम सब की भी खटिया खड़ी कर देंगे वो। नियति अपने पैर पटक कर साइड में खड़ी हो जाती है, फिर सबको खाना परोसती है और मन ही मन कहती है, लगता है आज भूख से मर ही जाऊंगी मैं। हे भगवान, बेकार में ही शादी कर ली,
आज तो इतने लोगों को खिलाकर कमर ही टूट जानी है मेरी। सभी लोग खा लेते हैं। फिर बचा हुआ प्रसाद घर आता है। नियति घर आती ही सोचती है, सबसे पहले मैं खाऊंगी, उसके बाद ही कोई काम करूंगी। इतने में ही दद्दाजी कहते हैं, नहीं की बहुरिया, सबके खाना परोस दे। बहू सब सुबह के भूखे हैं, सबको खाना परोस दे, फिर तू भी खा लेना। मम्मी जी, यहाँ तो काम वालियाँ परोस सकती है ना, मैं बहुत थक गई हूँ। तभी बलवीर तेज आवाज में कहता है, क्या जवान हो और इतनी जल्दी थक गई? हम्मो घर में ऐसे ना चली। बड़ी बहू तो जब आई थी 2-2 दिन भूखी रहती थी। यहाँ तो थोड़े से काम ही नहीं की बहुरिया थक गई। दद्दाजी का सुनकर नियति कांपते हुए हाथ से सबको खाना परोसती है और सबके खाने तक तो खिचड़ी खत्म हो जाती है। रसोई में खिचड़ी खत्म देखकर नियति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भूख से तो लगता है जान ही निकल जाएगी। अब क्या करूं? कुछ बनाकर खा लेती हूँ, पर इतनी जल्दी क्या ही बनेगा। नियति एक कुकर में चावल और कुछ सब्जी छोंक कर चढ़ा देती है और बेचारी भूख की मारी वही खाना खाने लगती है। तभी सुधा का फोन आता है। नियति रोते हुए कहती है, मम्मी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आपने और पापा ने मेरे साथ ऐसा किया? पैसे वाला ससुराल है कह कहकर मेरी शादी ऐसे घर में करवा दी जहाँ ना अपनी मर्जी से खा सकता है ना ही पहन सकता है। नौकर चाकर है पर देखने के लिए। बहुत अच्छा बदला निकाला है तुमने अपनी बेटी से। पूरी जिंदगी अब इस दलदल में फंस कर रह जाऊंगी मैं। स्नेहा ने सही कहा था, लड़का देख ले, लेकिन पैसों की अंधी मैंने सोचा तक नहीं कि ये घर ऐसा भी निकल सकता है। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। अरे अब सुन के क्या करूंगी? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 1 महीना बीत जाता है। नियति धीरे धीरे अनामिका के घर के माहौल में ढलने लगती है। फिर एक रोज़ हॉल में बैठी नियति सब्जी काट रही थी और सब्जी काटकर बिना पंखा बंद किए रसोई में चली जाती है। अचानक से उसे याद आता है और वो हॉल में पंखा बंद करने जाती है तो देखती है कि अनामिका ने स्विच ऑफ कर दिया है। वो मम्मी जी मैं भूल गई थी, मैं बस आ ही रही थी। कोई बात नहीं बहू, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब काम तू ही करे। तभी वहाँ बलवीर आकर कहता है, नहीं की बहुरिया, कल तुम हम्मो पोते के साथ घूमने चली जाओ। खाना काम वाली के हाथों हम्मो कमरे में भेज दो। दद्दाजी चले जाते हैं। मम्मी जी, दद्दाजी को क्या हो गया है? आज वो काम वाली के हाथ से खाना खा लेंगे? अरे नहीं नहीं बहू, दद्दाजी तो शुरू से ऐसे ही है। ये सब तो हमने तुम्हारे माँ के कहने पर किया था, वरना मुझे और दद्दाजी को कोई दिक्कत नहीं है, काम बहू करे या काम वाली। इतनी काम वालियाँ क्या करेंगी जब सारे काम बहू ही करेगी तो। नियति मुस्कुराने लगती है। अब मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन अच्छा ही हुआ, इस तरह से मैं कुछ तो सीखी। और अब ना मैं ही दद्दाजी को खाना दूंगी, कोई काम वाली नहीं।